नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के तबादला गैंग ने ईमानदार आईपीएस रश्मि शुक्ला को फंसाने की रची साजिश। चीफ सेक्रेटरी बोले, रश्मि ने किया अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल। रैकेट के पर्दाफाश के लिए एनआईए अब गोरे शिंदे से करेगी वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ। होटल में वुमनिया और 5 बैग का रहस्य बरकरार। लोगों ने खारिज किया बंद गैंग का पूरा प्लान। किसानों के नाम पर भारत बंद का आह्वान फेल। कई जगहों पर गुंडागर्दी करके जाम की कोशिश। बांग्लादेश मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने ढाका पहुंचे पीएम मोदी। 2 दिन की यात्रा पर वैक्सीन के 12 लाख डोज लेकर गए। और आवाम की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद धड़ाधड़ कर रहे हैं निजी मीडिया। नजर डालते हैं पहली खबर पर, और ये खबर है महाराष्ट्र से। राज्य का ट्रांसफर रैकेट अब ईमानदार आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला पर चौतरफा नकेल कसने की तैयारी में है। एक तरफ शिवसेना यानी कि उद्धव सरकार रश्मि शुक्ला और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ राज्य के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग के अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा नेक्सस है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भी फंसाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार की 2 दलीलें हैं। पहला दलील ये है कि ये जो फोन टैप किया गया ये दरअसल इलीगल तरीके से किया गया। दूसरा दलील ये है कि ये जो तमाम रिपोर्ट है ये रिपोर्ट एक टॉप सीक्रेट था, ये बाहर कैसे आ गया। और इन दोनों चीज़ के लिए वो रश्मि शुक्ला को जिम्मेदार बता रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनको सस्पेंड करने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन ये जो दोनों ही दलीलें हैं उसमें कई सारे लूप होल्स हैं। पहली बात ये कि रश्मि शुक्ला ने बाकायदा परमिशन लेकर के ये काम किया था और जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको वो रिपोर्ट भी दी थी। ये उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे जिनके हाथ में रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट सबसे पहले आया था। उस वक्त इन लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया। और ये जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया है इसमें एक त्रुटि है। उन्होंने लिखा है कि जो फोन टैपिंग का जो मसला है वो तब ये अधिकार दिया जाता है जब कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तब इस तरह के काम को दिया जाता है। तो ये क्या मतलब है कि कोई दूसरे जितने भी फोन टैप्स होते हैं जो क्रिमिनल या भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीज़ें होती है उसमें ये क्या अधिकृत नहीं होता। इसलिए ये जो दलील महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जा रही है वो गलत है। दूसरी बात कि ये पूरा का पूरा रिपोर्ट ये कैसे लीक हो गया। लीक इसलिए हुआ क्योंकि इसे लीक करने वाले कोई और नहीं, एनसीपी के लीडर थे। और ये बात देवेंद्र फडणवीस से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो चिट्ठी बाहर की थी वो तो सिर्फ जो फर्स्ट पेज था वो उन्होंने सार्वजनिक किया था। बाकी के सारी चीज़ें मीडिया के पत्रकारों के मुताबिक भी ये नवाब मलिक साहब वो कर रहे थे। इसलिए ये जो चोरी और सीनाजोरी करने का जो तरीका महाराष्ट्र सरकार अपना रही है ये उनको हुई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। जी, महाराष्ट्र के तबादला गैंग के बाद अब बात महाराष्ट्र के वसूली गैंग की। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में फंसे वाजे की मुश्किल और बढ़ने वाली है। एनआईए अब इन मामलों में आरोपी नरेश गोरे और विनायक शिंदे को वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इस बीच 16 फरवरी के उस वीडियो का रहस्य भी सामने आना बाकी है जिसमें वाजे एक महिला और 5 बैग के साथ एक होटल में दिखा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग वहां फर्जी आई कार्ड देकर ठहरे थे। डॉक्टर साहब, ये तो साफ है कि कोई बड़ा गड़बड़झाला है और इसका रिमोट कहीं और है। देखिए, बिल्कुल इसका रिमोट कहीं और है, क्योंकि सचिन वाजे वो जो नोट काउंट करने वाली मशीन जो है वो खुद के लिए तो नहीं वो इतने सारे पैसे जमा कर रहा था, वो किसी और के लिए कर रहा था। और सचिन वाजे बार बार इस बात को कह रहा है कि ही इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो सिर्फ एक मुखौटा है जो सिर्फ
बाकी बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस पूरे कांड के पीछे लगे हुए हैं। उसने कोर्ट में जाकर के इस बात को उसने कहा कि वो तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसके मास्टरमाइंड कोई और है, कई बड़े लोगों के नाम हैं। तो आइदर सचिन वाजे उन नामों का खुलासा करे। जैसा बताया जा रहा है कि अभी तक उसने नाम बताए नहीं है, लेकिन प्रूफ बहुत सारे मिल गए हैं, क्योंकि उसकी एक डायरी भी मिल गई है, जिस डायरी के अंदर किस किस बार या रेस्टोरेंट से या बिल्डर से पैसा लेना है, कितना लेना है, क्या रेट लिस्ट है, ये सब एनआईए के पास है। लेकिन अब एक और जो मसला जो आप बता रही हैं कि उस होटल के अंदर जो 100 दिनों के लिए बुक किया हुआ था, किसी ज्वेलर के जरिए वो पैसे पे किए गए थे, तो वो महिला कौन है जो वहाँ आया जाया करती थी? जो जानकारी आ रही है, कुछ लोग जो बता रहे हैं कि वो एक इन लोगों के लिए काम करने वाली एक सो कह सकते कैंडिडेट थी, जो इनके बिहाफ पे पैसा उगाही का काम कर रही थी। ये मुंबई में एक बहुत बड़ी, इसको कह सकते हैं कि शर्मनाक घटना का उजागर हुआ है। ये बताता है कि महाराष्ट्र के अंदर पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही थी, और इस तरह के रोग ऑफिसर्स को वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की पार्टियां जो सरकार चला रही है, किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। जी, नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। किसानों के नाम पर आज फिर कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और इस बंद का समर्थन किया देश की उन पार्टियों ने जिन्हें जनता पिछले लंबे समय से नकार चुकी है। और ऐसा ही कुछ हश्र हुआ आज के बंद का भी। लोग अपने काम पर जाते रहे। हाँ, बौखलाई हंगामा पार्टी ने कई जगहों पर जबरदस्ती करने की कोशिश जरूर की। डॉक्टर साहब, एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से लोग जो है दिक्कत बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये किसान आंदोलन तो है नहीं, लगातार इस बात को शुरू से मैं कहता आया हूं कि ये पॉलिटिकल एक मूवमेंट है, जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो जनता के द्वारा नकार दी गई हैं, उनके दलाल किसानों के नाम पे, किसान संगठनों के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरी या चौथी बार इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान दिया। ये बुरी तरह से फेल इसलिए रहा कि कोई इसके साथ न किसान है न देश की जनता है। और दूसरी बात, कुछ कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस हुआ है वो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हुआ है, जहाँ 10-15 लोग खड़े होकर के रोड के ऊपर खड़े होकर के इन्होंने ब्लॉकेट किया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दलाली का काम राकेश टिकैत तमाम किसान नेता कर रहे हैं, ये किसके वजह पे कर रहे हैं? आज राकेश टिकैत उत्तराखंड में थे। अब मालूम चल रहा है कि जो किसान महापंचायत हो रही है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पे सारा मैनेज कर रहे हैं, वही टेंट लगा रहे हैं, वही लोगों को बुला रहे हैं। किसान वहाँ थे नहीं, वहाँ पे आम लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग वहाँ पे जमावड़ा कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि राकेश टिकैत जैसे लोग जो चुनाव लड़ते हैं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये फन्ने खा बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने इन लोगों को इग्नोर करके बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरीके से ये लोग दिल्ली के बाहर अभी तक जमे हुए हैं, उसको हटाना अब अत्यंत ही आवश्यक हो रहा है। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग राजनीति करने पर उतारू हैं, तो इनका इलाज बहुत जल्दी होगा। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी और दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए और इसके लिए उन्होंने नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को ही कायम रखा और 2 दिन के लिए बांग्लादेश पहुंचे। साथ में ले गए कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोजेस भी। आज ही बांग्लादेश मुक्ति का स्वर्ण जयंती समारोह भी है, जिसमें भारत की अहम भूमिका रही है। मोदी इस समारोह में भी हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के क्या मायने हैं? देखिए, ये जो आज जो गोल्डन जुबली बनाया जा रहा है, ये एक बहुत ही अहम, बांग्लादेश या साउथ एशिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जिसमें पाकिस्तान का एक हिस्सा खुद को आज़ाद डिक्लेयर करता है और बांग्लादेश नाम का एक देश बनता है। इसमें हिंदुस्तान के कई सारे लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी आज अकेले ढाका नहीं पहुंचे, उनके साथ वो तमाम आर्मी ऑफिशियल्स हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाकर बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि वहाँ क्योंकि ये एक नेबर कंट्री है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और उसके साथ हिंदुस्तान का जो रिश्ता जो बेहतर हुआ है जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उससे एक चीज़ का फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से शेख हसीना के
रिजीम के पहले बांग्लादेश के अंदर वो पेनिट्रेट करके जो आईएसआई हिंदुस्तान के खिलाफ हुजी जैसे संगठनों को बढ़ावा दे रही थी, वहाँ पे इस्लामाइजेशन हो रहा था, वहाँ पे कट्टर विचारधारा जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा था और उसके जरिए हिंदुस्तान को निशाना बनाया जा रहा था, इस पे पूरी तरीके से लगाम लग चुका है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का आज बांग्लादेश के अंदर स्वागत हुआ है, उससे हर भारतीय को फख्र करने की आवश्यकता है। जी, और आखिरी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के हाल ही में कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, लेकिन उनकी लापरवाही की हद देखिए कि इस हाल में भी वो निजी मीटिंग में लगे हुए हैं। इमरान के एक मंत्री ने इस मीटिंग की तस्वीर शेयर की है। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि क्या इमरान को अपनी आवाम की भी चिंता नहीं? देखिए, अगर आप एक प्ले बॉय को प्रधानमंत्री बना देंगे तो यही काम होगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते ही नहीं, वो झूठ बोलना बिना किसी चीज़ के, इतना ज़्यादा इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को अपने चुनावी रैली के दौरान इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन्होंने बढ़ा दिया था कि लोग को लगा कि भाई ये आते ही पाकिस्तान बिल्कुल बदल जाएगा, वहाँ तब्दीली आ जाएगी। जैसे हम लोग अभी बीजेपी कह रही है कि भाई बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो उन लोगों को भी लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल उरूज पे चला जाएगा, वो रियासत मदीना बन जाएगा। यही जो कह सकते हैं कि जो बूटी इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को खिलाई, पाकिस्तान के लोगों ने भरोसा कर लिया। लेकिन जिस तरीके से इतने कम समय में इमरान खान एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने इकोनॉमी को मिसहैंडल किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी साख पूरी दुनिया में बिल्कुल गर्त में चली गई है, उसके लिए कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। वो ये प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की हर तरफ फजीयत हो रही है। अब उनको जब कोरोना हो चुका है तो कम से कम 15 दिन के लिए तो आप इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि वो एक ऊपर से भेजे गए कोई मसीहा हैं कि जो वहाँ पाकिस्तान का उद्धार कर देंगे। इस सिक माइंडसेट के साथ वो ऑपरेट करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ना तो उनको आवाम की चिंता है, ना अपने पार्टी वर्कर्स की चिंता है, ना अपने मंत्रिमंडल की चिंता है। उनको लगता है कि वो दुनिया के पहले ऐसे वजीर आजम हैं जिनके कहते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर किसी प्लेबॉय को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो यही होगा। अगर प्लेबॉय के लिटरल मीनिंग पर जाए तो इमरान खान जो है वो अपना काम जो है बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि वो खिलवाड़ कर रहे हैं देश की जनता के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, उनकी जिंदगी के साथ। और जो बाकी प्ले बॉयज हैं उनके लिए इमरान खान एक रोल मॉडल सिद्ध होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।